समय आप इस समय ये दृश्य देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक चिकित्सा पर आधारित इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आज भी विश्व में 70 से ज्यादा देशों में पारंपरिक चिकित्सा को अपनाया गया है। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को किया गया था। प्रधानमंत्री का यह निर्णय भी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों जिसमें आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के विकास और प्रचार प्रसार के लिए एक समर्पित और केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया था। प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा डिस्कवरी स्पेस का दौरा कर रहे हैं। भारत और दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाली ये प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि किस तरह से विश्व के वो तमाम बड़े देश जो अपनी पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान और प्रणालियों को आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर विस्तार से ये प्रदर्शनी है। नितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये प्रदर्शनी उन तमाम देशों में जो प्राकृतिक चिकित्सा पर रोशनी डालती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि किस तरह से तमाम देश इसे लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए रितु, ये जो प्रदर्शन लगाया गया है इसमें जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन हो या फिर मेडिटेरियन रीजन हो या फिर अफ्रीकन रीजन हो और इसके अलावा यूरोप का रीजन हो, तो जहाँ जहाँ भी ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रचलन है उसको यहाँ पर शोकेस किया गया है और जितने भी हर्बल है, औषधि है, उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको लाया गया है जिसमें 1.6 मिलियन डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड किया गया है। तो जिसमें जितनी भी नॉलेज है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, तो उसी को शोकेस यहाँ पे किया गया। इस वक्त प्रधानमंत्री देख भी रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं और किस तरीके से हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में तमाम देशों में, उसको यहाँ पर शोकेस किया गया। तो उसी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी उनके साथ है। तो कल भी हमने देखा था कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर दिल्ली में छात्र हैं, वो देखने के लिए आए थे इस प्रदर्शनी को और वो ये जानना चाह रहे थे, जो स्टूडेंट थे, कि किस तरीके से ट्रेडिशनल मेडिसिन में हाल के दिनों में विकास हुआ है उसको समझ रहे हैं और कई स्टूडेंट तो पहली बार उसको देख रहे थे। तो ये शोकेस इस प्रदर्शनी के जरिए किया गया है। जी नितेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं, साथ ही साथ WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं और हम जानते हैं कि पहले ग्लोबल समिट में डॉक्टर टेड्रोस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी भाई कह के संबोधित किया था। और इस प्रदर्शनी में भी एक बड़ी बात जो दर्शकों के लिए भी है और वहाँ जो लोग मौजूद हैं प्रदर्शनी देखने के लिए, क्या नितेंद्र ये माना जाए कि कोविड के बाद से पारंपरिक चिकित्सा की ओर दुनिया एक बार फिर लौटी है? जी बिल्कुल, देखिए भारत ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में एक तरह से लीडर है, ग्लोबल लीडर है और ये जो समिट भी हो रहा है तो प्रधानमंत्री का ही आइडिया था कि हर 2 साल पे इस तरह के ग्लोबल समिट किया जाए। 2023 में पहला समिट हुआ था और उसके बाद 2 साल बाद 25 में हो रहा है और हम जानते हैं कि जामनगर में WHO का सेंटर खुला है। तो जब गांधीनगर में प्रधानमंत्री WHO DG को बोले थे कि आपका बेबी है और इसको आप किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तो WHO DG ने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम जरूर इस सेंटर को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया भर की जो नॉलेज है उसको एक रिसर्च हब बनाएंगे और उसी दिशा में हम देख रहे हैं कि ये सब आगे काम हो रहा है और जितने भी अब तक डेवलपमेंट हुए हैं उसको इस प्रदर्शन के जरिए शोकेस किया गया है। और जहाँ तक तुलसी भाई का सवाल है, निश्चित तौर पे गांधीनगर में ही प्रधानमंत्री ने उनको ये नाम दिया था और बहुत ही खुश हुए थे WHO के DG और बहुत आभार जताया था प्रधानमंत्री
को इस बात को लेकर के। तो एक तुलसी हम जानते हैं कि एक हर्बल पौधा है और हमारे यहाँ घर घर में पाया जाता है और औषधीय पौधा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एक सिंबॉलिक नाम था जो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था। और खासतौर पर कोविड के बाद हमने देखा कि कैसे आयुष की पद्धति को घर घर लोगों ने काढ़ा और बाकी चीजों का उपयोग किया, जिससे जो आपकी इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ोतरी मिली। साथ ही साथ इस बार ये कोशिश किया गया कि एआई को कैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन से जोड़ा जाए, ताकि जो पारंपरिक ज्ञान है और आधुनिक विज्ञान दोनों को साथ जोड़ करके समन्वय करके जो संसार में जो दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ उसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो इस दिशा में काम हो रहा है। तो काफी कुछ टेक्नोलॉजी के जोड़ के साथ जोड़ करके इस पर काम हो रहा है। खासतौर पर रिसर्च पे काफी फोकस है। प्रधानमंत्री का जोर इस बात पे था कि स्टैंडर्डाइजेशन हो, मानकीकरण किया जाए और जितने भी देश में रिसर्च हो रहा है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और ये जो 3 दिन का सम्मेलन है उसमें आपने देखा हो कि बहुत सारे सत्र हुए, इसमें खासतौर पर अश्वगंधा को लेकर के स्पेशल सत्र किया गया था। और अश्वगंधा चूंकि हम जानते हैं कि भारत की जो औषधि है वो काफी पॉपुलर है, यूएस में टॉप 4 ब्रांड के रूप में है, उसकी बिक्री हो रही है। और यूके के साथ भी भारत का एक करार हुआ है अश्वगंधा को लेकर के। तो भारत इसको शोकेस कर रहा है और एक स्पेशल सेशन भी रखा गया था। तो इस तरीके से जैसे क्यूबा के साथ भारत की एग्रीमेंट हुई है, 16 देशों के साथ बायलैटरल बातचीत हुई है भारत की, और दोनों देशों से नॉलेज शेयरिंग हो रही है। बाकी अलग अलग देश भी आपस में नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। बहुत ही एक यूनिक प्लेटफॉर्म है ये समिट, ताकि जो ग्लोबल जो हेल्थ की समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए, उसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ आगे बढ़ जाए। हम जानते हैं कि पर्सनलाइज आजकल हेल्थ केयर हो रहा है, उसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन की बहुत अहम भूमिका है। अब नितेंद्र, भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को एक स्ट्रक्चरल एक तरह से रूप देने के लिए ही आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था और भारत के लिए पारंपरिक चिकित्सा हमारी विरासत है, हमारी जड़ों में, हमारी जीवन शैली में शामिल है। क्या आप देखते हैं कि एक लंबा समय लगा लेकिन वो वक्त आया जब दुनिया आज भारत की इस ताकत को न सिर्फ आत्मसात कर रही है, स्वीकार कर रही है और उस पर आगे चल भी रही है? ये ग्लोबल समिट उसी को दर्शाता है। जी बिल्कुल। देखिए, आज के डेट में अगर हम देखें कि ट्रेडिशनल मेडिसिन की चर्चा हो रही है, और न केवल जो पहले जो हम बोलते थे कि हीलर्स हैं, जो जिनका पारंपरिक वैद्य के जरिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रसार होता था, अब वो निकल करके एकेडमिक में या फिर बाकी जगहों पे चर्चा हो रही है। आज दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। और इस वक्त आप देखिए, जब प्रधानमंत्री खुद देख रहे हैं, प्रदर्शन में वहां जा रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि अलग अलग देशों की कौन कौन से औषधीय प्रोडक्ट है जिसको कौन कौन बीमारियों में उसका उपयोग किया जाता है, तो निश्चित तौर पे ये अब धीरे धीरे ग्लोबल बनता जा रहा है और लोग अपना रहे हैं। भारत में जहाँ तक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुला है, यहाँ दिल्ली के अंदर, उसके अलावा गोवा में खुला है और अलग अलग सेंटर में खुल रहा है, कॉलेज खुल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आयुष के यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल रहे हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि पढ़ाई भी होगी, पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर तैयार होंगे। और दुनिया के बाकी देशों में भी भारत ने कहा है, जितने देशों से समझौता हुआ है, तो वहाँ पे कैसे एजुकेशन के जरिए एक दूसरे की प्रैक्टिस को शेयर किया जाए। तो निश्चित तौर पे भारत लीडरशिप की भूमिका में है और यही वजह है कि जामनगर में WHO का सेंटर खोला गया है और भारत अपनी नॉलेज को दूसरे देशों के साथ शेयर कर रहा है और दूसरे देशों की जो नॉलेज है वो अपने भारत में आत्मसात कर रहा है। तो निश्चित तौर पे भारत की एक शाख बड़ी है और उसमें प्रधानमंत्री के जो विजन है उसको साकार रूप ये ले रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत में प्रमुख आचार्य और उनके योगदान जो रहे हैं नितेंद्र, चाहे वो आचार्य चरक हों, सुश्रुत हों, वाग्भट हों, इनका जितना काम रहा है वो चरक संहिता के जरिए उस रचना में वो तमाम एक तरह से पद्धतियां, प्रणालियां सामने हैं जो आज, जिन्हें आज विश्व भी मान रहा है और भारत भी एक अलग तरीके से, एक तरह से एक उसे साइंटिफिक अंदाज के साथ अब लेकर आगे बढ़ रहा है। इस प्रदर्शनी के साथ साथ और इस पूरे दूसरे ग्लोबल समिट में कौन सी बड़ी बातें आपको लगता है जो विश्व के सामने आज के इस मंच पर प्रधानमंत्री भी रखेंगे और इस दूसरे ग्लोबल समिट के साथ दुनिया इस दिशा में आगे बढ़ने जा रही है? देखिए, 2-3 चीज जो यहाँ से होने जा रहा है। एक तो 2 पोर्टल की लॉन्च प्रधानमंत्री करेंगे और वो जो पोर्टल है उसमें खास बात है कि सब एक तो आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल है, साथ ही साथ आयुष उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क
यानी आयुष मार्ग का भी शुभारंभ करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मानकीकरण होना बहुत जरूरी है, और जैसे जैसे साइंटिफिक एविडेंस आएगा और उस पर जो साइंटिफिक मुहर लगेगा तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा, और ये जो विश्वास बढ़ेगा तो धीरे 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 इस पे और भी काम होगा और लोगों में लोकप्रियता भी बढ़ेगी, क्योंकि एविडेंस बेस्ड होना जरूरी है। प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि जो हमारा नॉलेज है, एक तो उसका डिजिटल किया जाए, साथ ही साथ उसको एक साक्ष्य आधारित, एविडेंस आधारित किया जाए, उस पर रिसर्च ज्यादा से करें ताकि लोगों में भरोसा हो। और उसका उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपने जिक्र किया कि प्राचीन काल से जो हमारी ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, पांडुलिपियों के जरिए आ रही है, उसको डिजिटल माध्यम से कॉलेज, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जरिए, और उसके बाद साथ ही साथ उसका जो फायदा हो, डॉक्टर अगर पेशेंट का इलाज कर रहे हैं उसमें वो मिले। और यही वजह है कि हमने देखा कि कई देशों के साथ जो बायलैटरल टॉक हुए उसमें इस बात का जिक्र है। क्यूबा के बारे में कहा जाता है, क्यूबा के साथ कल भारत का एक करार हुआ। क्यूबा में हम जानते हैं कि जीवन प्रत्याशा सबसे अच्छी मानी जाती है, और उसमें वहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग होता है। तो भारत ने उनके साथ करार दिया है, यूके के साथ करार हुआ है, जर्मनी के साथ हुआ है, नेपाल के साथ हुआ है, बाकी और जो देश है उनके साथ करार किया है। तो कोशिश ये है कि स्वास्थ्य सेवा का जो भविष्य है वो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय में निहित है, और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और वो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से व्यक्ति आधारित जो स्वास्थ्य सुविधा बढ़े, उस पे दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। जी नितेंद्र, आयुष मार्ग किस तरह से भविष्य में इस क्षेत्र में बड़े परिवर्तन लेकर आएगा? देखिए, सबसे बड़ी आयुष मार्ग से फायदा ये होगा कि ब्रांडिंग की हम बात करते हैं, तो अगर उसका मार्क लगेगा तो ये होगा कि विश्वसनीयता बढ़ेगी और एक ग्लोबल ब्रांडिंग होगी। कि अगर मान लिया कि आयुष मार्ग किसी प्रोडक्ट पे लगता है तो उसकी तो विश्वसनीयता बढ़ेगी, साथ ही साथ लोगों की रीच में भी जाएगा, क्योंकि आज हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा खरीदें कौन सा नहीं खरीदें। अगर अश्वगंधा की ही बात की जाए तो अश्वगंधा में कब लेना है, कैसे लेना है, किस उम्र वर्ग के लेना है, तो वो लोगों को बहुत पता नहीं है। अल्टीनेस की अगर डॉक्टर के पास नहीं जाए, आयुर्वेद के डॉक्टर वो अगर बताएंगे, लेकिन यूएस में हमने देखा है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन भारत में उतना लोकप्रिय नहीं है। तो जैसे ये मार्क लगेगा तो उसका एक तो ब्रांडिंग बढ़ेगी, साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट के तौर पे अगर देखें तो निर्यात भी होगा, हमारे प्रोडक्ट है, रोजगार भी बढ़ेंगे, कंपनियां भी खुलेंगी और दूसरे देश में हम प्रोडक्ट भी बेच पाएंगे। उसी तरीके से अगर दूसरे देश के अगर कोई प्रोडक्ट है आयुर्वेद का, उस पर वो मार्क लगेगा तो दूसरे देशों में उसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। जी नितेंद्र, आपने जिक्र किया इस प्रदर्शनी में कई देशों ने अपने यहाँ जो पारंपरिक एक तरह से चिकित्सा पद्धतियां हैं, प्रणालियां हैं, उसका प्रदर्शन किया है। ऐसे में क्या बड़े एक तरह से अंतर भी दिखाई देते हैं भारत और इन देशों के बीच में, और इन देशों से क्या विशेष इस प्रदर्शनी में मौजूद है? देखिए, भारत को सभी देशों ने माना कि आप ग्लोबल लीडर हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में, तो जो ज्ञान भारत के पास है या जो प्रैक्टिस में है, आयुर्वेद हो या बाकी चीजों में, उसको यहाँ डिस्प्ले किया गया है। और बाकी जो दूसरे देश हैं वो चाहते हैं कि आप कैसे हमको मदद कर सकते हैं। जितने भी बायलैटरल टॉक हुई यहाँ पे उसमें ये सामने बात आई कि भारत कैसे मदद कर सकता है। और प्रदर्शनी में जो मैंने देखा कि कोरिया का या फिर जो एक अफ्रीकन कंट्री था, उनके जो ट्रेडिशनल हीलर थे वो कल जो भारत के जो स्टूडेंट आए हुए थे उनको वो बता रहे थे कि कैसे हमारे देश में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा मेडिटेशन के लिए कम से कम मैंने देखा कि 3 एक जगह बना हुआ वहाँ पे जहाँ पे लोग मेडिटेशन करते थे, खुद प्रैक्टिकल नॉलेज लेते थे। वहाँ करीब करीब 15 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इस तरह का सेशन था और लोग ध्यान लगाते थे, वहाँ पे सुनते थे। तो ये धीरे धीरे उनको लगता है कि हाँ, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उनको फायदा हो रहा है, इंटरनल फायदा हो रहा है, उनकी जो एक टेंशन है या स्ट्रेस है उसमें कमी आ रही है, तो लोग खुद फील कर रहे थे। तो इसी तरीके से अलग अलग देश ने अपना शोकेस किया हुआ है, खासतौर पे जो हर्बल मेडिसिन है उसको भी शोकेस किया गया है। तो जितने भी यहाँ पे विजिटर थे वो जाकर देखे, जितने भी डेलीगेट्स आए थे वो भी जाकर के देख रहे थे कि कैसे उसका फायदा ले सकते हैं, मिल सकता है। तो इस प्रदर्शन में खासतौर पे जो लेटेस्ट अगर दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा में जो कुछ भी है उसको यहाँ पे शोकेस किया गया है, और डिजिटल फॉर्म में भी यहाँ पर इसको शोकेस किया गया प्रदर्शनी में। जी नितेंद्र बता रहे थे चीनी चिकित्सा में, अफ्रीकी पारंपरिक चिकित्सा
ये सब में इस क्षेत्र में जो एक बिखराव था, उस बिखराव को कम करते हुए अब पारंपरिक चिकित्सा को लेकर ये दूसरा ग्लोबल समिट है, किस तरह से एक मंच पे लाना संभव हुआ है और साथ ही दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में मौजूद पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद है, चीनी चिकित्सा है, अफ्रीकी पारंपरिक चिकित्सा है, इस ज्ञान को इकट्ठा करना, इसका डॉक्यूमेंटेशन करना, यहाँ से कैसे वो अब संभव होगा? देखिए, दो चीज है। जब से इसमें 2 साल पहले प्रधानमंत्री जब आइडिया दिए थे कि हर 2 साल पे इस तरह का समिट होना चाहिए, तो उसको 2023 में गांधीनगर में हुआ था, तो गुजरात डिक्लेरेशन किया गया था। उसके बाद ये 2 साल बाद दिल्ली में हो रहा है और हम जानते हैं कि जामनगर में WHO का सेंटर खुला है और विश्व स्वास्थ्य संगठन में जो हेल्थ असेंबली है उसमें 10 साल का एक रोड मैप बना है और उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में कि कैसे दुनिया इस रोड मैप के जरिए आगे बढ़ेगी। तो आप सोचिए कि एक विजन डॉक्यूमेंट है वो सभी देशों के लिए, सदस्य देश हैं जितने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन में, उनको शामिल किया गया और हम जानते हैं कि 70 से अधिक देश पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग एक्टिव रूप से कर रहे हैं। तो वो जो नॉलेज है वो एक प्लेटफॉर्म पे आया, सब लोगों ने उसको डॉक्यूमेंटेशन किया है और हमने जो कहा कि 1.6 मिलियन जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड किया गया है एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो उसको कोई भी देख सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो जैसे जैसे रिसर्च होगा वैसे वैसे डॉक्यूमेंटेशन बढ़ता जाएगा और एक प्लेटफॉर्म पे आएगा, ताकि जो इस नॉलेज को कोई भी, जैसे होम्योपैथ की बात हो रही थी, कल हमारे मेरे डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने इंडिया की तरफ से जो भी हमारे अभी तक प्रैक्टिस है उसकी जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है और उसको इस जो प्लेनरी सेशन था उसमें प्रस्तुत किया गया है। वो सारे डॉक्यूमेंट, वो जो कमिटमेंट है अलग अलग कंट्री को, वो प्रधानमंत्री के पास भी आज पेश किया जाएगा। तो सभी देश जो है अपनी कमिटमेंट को यहाँ पे शोकेस करेंगे। तो जो नॉलेज आएगा वो एक प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो उसका लाभ अलग अलग देश के लोग उठा सकेंगे। जी नितेंद्र, दुनिया में जिन देशों में भी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आज भी लोग मतलब 21वीं सदी में भी अपना रहे हैं, उसके पीछे के कई बड़े कारण ये भी हैं कि एक तो उसकी आसान उपलब्धता है, सुलभ है, सस्ता है, असरदार है। जब ये दुनिया के तमाम बड़े देश मिलकर अब इसे एक नया ढांचा, एक ढांचागत रूप में अब इसका विकास करना चाहते हैं, जिसमें रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स में शामिल करना होगा, इसको एक तरह से आधुनिक स्वास्थ्य सेवा ढांचे में शामिल इसको किया जाएगा। तो ऐसे में इन तमाम पहलुओं पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आम जनता की पहुंच में ही ये रहे, उनके दायरे से बाहर ना हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए अगर भारत के हम लिहाज से देखें तो एम्स है, जितने भी एम्स अब बन रहे हैं तो उसमें एक डिपार्टमेंट आयुष का है। आपने देखा होगा कि जितने 22 एम्स खुल रहे हैं भारत में, उसमें एक डिपार्टमेंट आयुष का है। आप सफदरजंग हॉस्पिटल हो, एम्स हो, सब जगह पे आयुष का। उसका कारण ये है कि जैसे आप एलोपैथी के साथ साथ जो आयुष पद्धति है वो दोनों कहाँ पर मदद कर सकते हैं। मान लिया हार्ट का कोई मरीज है या कैंसर का कोई मरीज है या कोई दूसरे बीमारी का मरीज है, तो कैसे योग के जरिए, ध्यान के जरिए और बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके जरिए उसके जो इम्यून सिस्टम को या बाकी चीजों को कैसे रिकवरी फास्ट किया जाए, तो ये रिसर्च चल रहा है। एम्स में भी चल रहा है, बाकी जगह भी चल रहा है। उसी तरीके से जो बाकी दुनिया के अलग अलग देश हैं वो भी ऐसे इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। तो ये फायदा अब सिर्फ बातें नहीं है, अब उसको प्रैक्टिकल उस पर देखा जा रहा है और इसके रिसर्च जब सामने आ रहे हैं और उसका फायदा दिख रहा है तो वो पब्लिश भी हो रहा है। तो ये अब आगे इस दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हम बार बार ये कहने की कोशिश करें कि भारत की भूमिका इसमें लीडरशिप की है और भारत इसमें तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, इस दिशा में इस तरह का ग्लोबल समिट नितेंद्र पारंपरिक चिकित्सकों, आधुनिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, फार्मास्यूटिकल कंपनी और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को और बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। ऐसे में इसके एक और पहलू पे विचार करने की भी जरूरत है, जो नैतिक और कानूनी पहलू है। नितेंद्र, पारंपरिक ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, बायोपायरेसी है, बेनिफिट शेयरिंग है, इसके आसपास नैतिक और कानूनी मुद्दों का समाधान करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्या ये मंच इन तमाम देशों को ये मौका देता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये मंच देता है और अलग अलग सत्र के जरिए जो सेशन होते हैं उसमें इस बात की चर्चा होती है कि चूंकि सबके अपने नॉलेज हैं, उसकी जो उसकी कैसे रक्षा हो, ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरे का
नॉलेज चोरी कर ले या फिर उसको अपने देश के तहत ले ले, ऐसा नहीं होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो राइट है उसको ध्यान रखा जाता है, और जिस भी अगर कानून की हम बात करें तो उन कानूनों के हर्डल को दूर करने के लिए मंच तैयार किया गया है। इसीलिए ये जो समिट होता है, इस समिट में हम देखते हैं कि 25 देश के तो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, आप देखिए, और 100 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं फिजिकली, और करीब करीब 5000 से अधिक प्रतिनिधि वर्चुअल जुड़े हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये समिट है, और उसमें इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत होती है, चाहे वो कानून की बात हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो या फिर अपने अपने नॉलेज की बात हो। अब आप सोचिए कि अमेरिका से अश्वगंधा पे एक्सपर्ट आए हैं, वो बता रहे थे कि कैसे अश्वगंधा यूज होता है अमेरिका में। हालांकि वो अश्वगंधा भारत की एक तरह नॉलेज है और भारत की जो अपनी पारंपरिक चिकित्सा है, और वो इतना लोकप्रिय है। उसी तरीके से मैंने देखा कि कोरिया के, चीन के, जापान के प्रतिनिधि, या फिर आपको पेरू के, या फिर फिजी के, तो नेपाल के, ये तमाम देशों के प्रतिनिधि, और जो डॉक्टर मोरक्को के जो डॉक्टर है वो सब आए हुए हैं, और साइंटिस्ट भी अगर इस क्षेत्र में जो है वो सब भी यहाँ पर आए हैं, स्टूडेंट हैं जो दुनिया भर से यहाँ पर आए हुए हैं। तो सब लोग इस पे रिसर्च पे, इस पे बातचीत कर रहे हैं। और एक बहुत ही चूंकि हम जानते हैं कि दूसरा ही समिट अभी तक है, 2 साल के अंतराल पे हुआ है, और जैसे जैसे आगे ये बढ़ेगा वैसे वैसे और एकीकृत होता जाएगा, इसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, साथ ही साथ रिसर्च पर भी फोकस रहेगा। जी, अब नितेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई वैश्विक मंचों पर भारत के सिद्धांत को हमेशा दोहराते रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत की चर्चा करते रहे हैं। और जब हम बड़ी समस्याओं की बात करते हैं और खासकर मानवता से जुड़ी उन समस्याओं की बात करते हैं, तो योग एक बड़ा संदेश वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, भारत ने दिया। और उसी दिशा में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां और पारंपरिक चिकित्सा को लेकर भी एक नेतृत्व करता भारत दिखाई दे रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि आज तक दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा को लेकर अवेयरनेस थी, देश अपने अपने स्तर पे जरूर काम कर रहे थे, लेकिन एक ग्लोबल इनिशिएटिव बनाकर इसे आगे बढ़ने का जो एक नेतृत्व दिया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया? जी बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है योग है। योग को जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में जब प्रधानमंत्री ने पहल की तो 176 देशों से ज्यादा का समर्थन मिला। अब मैंने एक तरह से पूरी ही यूएन के जितने देश थे सबका समर्थन ऑलमोस्ट मिला। और जिस तरीके से 21 जून को योग दुनिया भर में मनाया जाता है, यूएन हेडक्वार्टर में मनाया गया, तो आप सोचिए कि ये जो हमारा सॉफ्ट पावर है, डिप्लोमेसी है, उसको दुनिया मानती है। और आज देखिए कि घर घर में लोकप्रिय है योग, हर व्यक्ति कभी न कभी योग करता ही है दुनिया के हर क्षेत्र में। और ये जो विजडम है हमारा, ये जो ज्ञान है, उसको प्रधानमंत्री ने ग्लोबल स्तर पे इसको रिफ्लेक्ट किया है, और पारंपरिक चिकित्सा को खासतौर पे और भी ज्यादा रिफ्लेक्ट किया है, जिसका नतीजा रहा कि WHO का जो सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, वो भारत में खुला, जामनगर में खुला। तो आप सोच सकते हैं WHO के DG कल से यहाँ पर हैं, पिछली बार भी थे वो गुजरात में, और यहाँ पर कल आए हुए हैं, कल सुबह से ही दिन भर थे यहाँ पर, और आज भी हैं। जो तुलसी भाई, जिसको प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया था कि तुलसी भाई है, तो तुलसी भाई यहीं पर है। तो WHO के DG की उपस्थित होना भी बड़ी बात है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने किया, और दुनिया के जितने भी देश थे जो पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग कर रहे थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाए। और जितने भी हमारे डेलीगेट से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री का जो विजन है, उनका जो जिस तरह का लीडरशिप है वो सराहनीय है, और काफी कुछ तारीफ भी कर रहे थे भारत की जो कल्चर है, संस्कृति है, और यहाँ के सब कुछ हेरिटेज है उनके बारे में। नितेंद्र, विकासशील देशों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो टारगेट रखे जाते हैं, जो जिन समस्याओं को दूर करने के लिए जो तमाम प्रयास किए जाते हैं, उस दिशा में भी किस तरह से पारंपरिक चिकित्सा एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है? देखिए, हम कोविड के समय में हमने देखा कि भारत ने कैसे मेडिसिन के जरिए, वैक्सीन के जरिए, या फिर पारंपरिक चिकित्सा के जरिए दुनिया को एक मदद की। और भारत ने कहा कि जो भी हमारा ये टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है वो पब्लिक गुड्स है, और उसको दुनिया को फ्री में भारत ने दिया था। ठीक उसी तरीके से जो पारंपरिक चिकित्सा में
चाहे हम योग की बात करें या फिर हम आयुर्वेद की बात करें या फिर हमारे यूनानी सिद्धा जितने भी मेडिसिन है, उसको भी भारत ने कहा कि ये दुनिया के लिए ओपन है। और जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं आज भारत के अलावा दुनिया भर में, उसका जो हल है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे, क्योंकि भारत ने अपनी पॉलिसी में जो हेल्थ पॉलिसी बनी है उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे खास जोर है, यानी कि बीमार ही ना पड़े। और बीमार ना पड़ने के लिए क्या है, तो आप योग करें, फिजिकल एक्टिविटी, फिट इंडिया और इस तरह के जो हमारे यहाँ कार्यक्रम सरकार के स्तर पे चलाया जाता है, वो उसी का पार्ट है। और यही चीज दुनिया को संदेश प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों पर जब जहां भी जिस देश में जाते हैं वहां देते हैं। और एक मंच पर लाना कि जो स्वास्थ्य की समस्या, हम जानते हैं कि जो बर्डन है हेल्थ पे, चाहे वो इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट का जो बजट है, वो मैक्सिमम खर्च होता है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो आप देखिए कितना खर्च उसके एक परिवार को वहन करना पड़ता है। और अगर वो बीमार ही ना पड़े, वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाए, तो उसका फायदा न केवल व्यक्तिगत रूप से होता है, परिवार के स्तर पर या फिर राष्ट्र के स्तर पर भी होता है। इस वक्त प्रधानमंत्री मंच पर आ चुके हैं ऋतु, और खड़े होकर सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और काफी लोकप्रिय है प्रधानमंत्री। सभी जितने भी डेलीगेट आए हैं वो ताली बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इस वक्त मंच पे पधार चुके हैं प्रधानमंत्री। Very warm welcome, sir, to the closing ceremony of the second WHO Global Summit on Traditional Medicine. A rousing welcome, ladies and gentlemen. Without any more delay, may I request the Honourable Minister of State with independent charge for Ayush and Minister of State for Health and Family Welfare, Shri Pratap Rao Ganpat Rao Jadhav, to give the welcome address. दूसरे WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट के समापन समारोह में मंच को सुशोभित कर रहे हमारे भारत के परम आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय डीजी WHO डॉक्टर टेड्रोस जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री JP नड्डा जी, WHO के सदस्य देशों के हेल्थ मिनिस्टर्स एवं डेलीगेशन रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन के जाने माने दिग्गज, स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि, मीडिया के मित्रों, देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित दूसरे WHO ग्लोबल समिट के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हुई सार्थक चर्चाओं और आप सभी के सहयोगपूर्ण योगदान के लिए मैं प्रत्येक प्रतिभागी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस समिट ने स्पष्ट कर दिया है कि पारंपरिक चिकित्सा अब वैश्विक स्वास्थ्य विमर्श के केंद्र में आ चुकी है। इस दौरान हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की, जिनमें मुख्य रूप से एविडेंस बेस्ड रिसर्च को मजबूत करना, क्वालिटी, सुरक्षा और इथिकल स्टैंडर्ड को पक्का करना, रेगुलेटरी और पॉलिसी फ्रेमवर्क को हार्मोनाइज करना और ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जिम्मेदारी से जोड़ना आदि सम्मिलित है। ये चर्चा इस बात का संकेत है कि अब हमें विचार विमर्श से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और WHO के DG के दूरदर्शी नेतृत्व में पारंपरिक चिकित्सा की वैश्विक यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव गुजरात के जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना है। यह सेंटर अपनी तरह का पहला और एकमात्र वैश्विक संस्थान है जो मानवता के हित में पारंपरिक चिकित्सा की पूरी क्षमता को
सामने लाने के लिए समर्पित है। जीसीटीएम रिसर्च, इनोवेशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख केंद्र बनकर यह सुनिश्चित करता है कि पारंपरिक चिकित्सा का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से हो और उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचे। आयुष प्रणालियां केवल उपचार की विधियां नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य तब संभव है जब वात, पित्त और कफ संतुलन में हो, जब आहार और जीवन शैली प्रकृति के अनुरूप हो और मन शांत हो। योग हमें समझाता है कि आसन, प्राणायाम, ध्यान और श्वास के माध्यम से आंतरिक संतुलन स्थापित किया जा सकता है। ये अभ्यास आज केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया ने इन्हें अपनाया है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को नमन करते हैं, जिनके प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वैश्विक मान्यता मिली। मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि इस समिट के दौरान हमने 18 देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग की, जिसमें 6 देशों के साथ मंत्री स्तर की मीटिंग शामिल है, जिनमें से कई देश कंट्री टू कंट्री MOU एवं अन्य सहयोग के लिए तैयार हुए हैं। देश के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आयुष इंस्टीट्यूशनल और रिसर्च काउंसिल ने उपचार पद्धतियों को प्रमाणित करने और उनकी वैज्ञानिक विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य किया है। वही आयुष क्षेत्र के उद्योगपति और स्टार्टअप्स हर्बल उत्पादों से लेकर वेलनेस प्लेटफॉर्म, डिजिटल डायग्नोस्टिक से लेकर AI आधारित स्वास्थ्य समाधान तक इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। यह सिद्ध करता है कि आयुष केवल प्राचीन नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी पूरी तरह सक्षम है। NCI-ACM और NCH जैसे संस्थानों ने शिक्षा और अभ्यास के लिए उच्च मानक तय किए हैं और जिम्मेदार तथा दक्ष चिकित्सकों की अगली पीढ़ी तैयार की जा रही है। ये सभी प्रयास मिलकर आयुष व्यवस्था की मजबूत नींव बनाते हैं। हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स आयुष उपचारों को प्रमाणित कर रहे हैं, वैज्ञानिक अध्ययन उनके परिणामों को दर्ज कर रहे हैं और डिजिटल लाइब्रेरी दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स को संभाल कर रख रही है और ज्ञान को संरक्षित कर रही है। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए सक्रिय पहल की है। कई देशों के साथ आयुष संस्थानों की स्थापना, शिक्षा और शोध को प्रोत्साहन देने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारे फार्माकोपिया मानकों को वैश्विक नियमों के अनुरूप बनाया जा रहा है। पारंपरिक चिकित्सा हमारी बायोडायवर्सिटी और प्राकृतिक संसाधनों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसलिए औषधीय पौधों का संरक्षण, उनका सतत उपयोग और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षकों का सम्मान करना हमारी ग्लोबल कोशिशों का मुख्य हिस्सा है। हमने पारंपरिक चिकित्सा में शोध, दस्तावेजीकरण और प्रमाणन को मजबूत करने के लिए डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक डेटाबेस के उपयोग पर विशेष जोर दिया है। यह साधन पारदर्शिता, विश्वसनीयता और वैश्विक स्तर पर भरोसा बढ़ाती है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि स्वास्थ्य सेवा का भविष्य इंटीग्रेटिव पद्धतियों में है, जहां पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा साथ मिलकर काम करे, ताकि मजबूत, समावेशी और किफायती स्वास्थ्य प्रणालियां विकसित हो सके। अंत में मैं सभी सदस्य देशों और स्टेक होल्डर से आग्रह करता हूं कि इस समिट के निष्कर्षों को अपनी राष्ट्रीय नीतियों और कार्य योजनाओं में शामिल करें। साउथ साउथ ट्रायंगुलर
कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करे और वैश्विक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए WHO के साथ मिलकर निरंतर कार्य करे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा साझा उद्देश्य केवल अकादमिक या संस्थागत उपलब्धियां नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोगों में जीवन और स्वास्थ्य के वास्तविक सुधार लाना है। मैं एक बार फिर WHO और यह समिट में सहभागी होने वाले सभी सहभागी देशों, विशेषज्ञों और सहयोगी संस्थाओं को इस समिट को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत ग्लोबल कम्युनिटी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि पारंपरिक चिकित्सा मानवता की सेवा करती है। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर टेड्रोस का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस समिट के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। Thank you, Minister, sir. Ladies and gentlemen, over the past 3 days, voices from every region of the world have come together, sharing wisdom, science, lived practice, and future pathways. We now share with you a short film that captures the spirit of what we are all collectively seeking to achieve at this summit, in keeping with our theme, Restoring Balance, the science and practice of health and well-being. How do we find balance? We find it in tradition, in practices that honor indigenous knowledge systems, offering unique perspectives on health and well-being, by bringing together centuries-old wisdom and cutting-edge science. I think it's important that we realize that conventional and traditional medicine can go hand in hand. Traditional medicine is not a thing of the past. There is a growing demand for traditional medicine across countries, communities, and cultures. What we do need is to have a really strong, forward-looking, progressive way of being able to recognise the medicines of millennia. The holding of WHO Global Summit on Traditional Medicine will intensify efforts to harness its potential. The first WHO Traditional Medicine Global Summit set a baseline for action, a foundation of progress, data, and new technologies to unlock the full potential of traditional medicine. The 2025 Global Summit presents a pivotal moment to take this even further, expanding the evidence base for scientific innovations in traditional medicine. Recognizing the unrelenting instability in the world today, the summit will center around restoring balance, accelerating conversation and collaboration on topics like biodiversity protection, intellectual property rights, and the potential of AI, including the launch of the WHO Traditional Medicine Global Library. Join us as we explore how the nexus of traditional medicine and modern science can restore balance and well-being for people and our planet. Ladies and gentlemen, we would like to now express our collective gratitude to two global leaders whose vision and leadership have guided the direction of this summit, and we'd like to present them with mementos. May I request the Honourable Minister for Health and Family Welfare from India, Shri J.P. Nadda, to please present a memento to the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for championing a people-centric, holistic approach to health and wellness. Ladies and gentlemen, yoga is one of India's greatest gifts to the world, a timeless practice
that promotes harmony of body, mind, and spirit, and today serves as a global pathway to health and well-being. To recognize exemplary contributions in advancing this universal legacy, the Honorable Prime Minister of India instituted the Prime Minister's Yoga Awards, announced during the second International Day of Yoga celebrations in 2016. These awards honor individuals and organizations, both nationally and internationally, whose sustained efforts have made a lasting and meaningful impact in the promotion and development of yoga. Presented annually on the occasion of the International Day of Yoga, the awards span 4 categories, recognizing excellence across national and international domains. Each award carries a trophy, a certificate, and a cash prize of 25 lakh rupees. Today, we request the Prime Minister to award the winners for the years 2021 to 2025. And to receive the first award, we have the youngest awardee today. He is 90 years young, Professor Lakshman Kumar Sannal Apnavar, yoga educator, researcher, and institutional pioneer. Professor Sannal Apnavar is a pioneering educator who institutionalized yoga as an academic discipline in India and globally. He still practices yoga for 4 hours every day, and his lifelong dedication has democratized access to yoga education across generations and borders. We now have Venerable Spiritual and Wellness Movement, founded by Dr. Rajendra Yennakannamule, Vasudeva Kriya Yoga. Ladies and gentlemen, we now move to a significant milestone in strengthening regional health cooperation. The World Health Organization Southeast Asia Regional Office, CIERO, has been a cornerstone of public health leadership for the region. And today, we respectfully invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, together with the DG of WHO, Dr. Tedros, to virtually inaugurate the WHO CIERO building in New Delhi by clicking on the remotes. Today, this commitment takes concrete form with the virtual inauguration of the redeveloped WHO CIERO building. In the heart of New Delhi. A significant step forward in public health infrastructure has taken shape under the leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and the Government of India, reflecting India's growing role in global health leadership and cooperation. The role of global institutions like the WHO was certainly important in the past, but it will be even more important in a future full of challenges
India is committed to helping every effort to build a healthier world. The newly constructed building of the World Health Organization Southeast Asia Regional Office marks a renewed phase in regional and global health engagement. Originally established at this site in 1963, the earlier modest G+5 structure with a built-up area of approximately 10,500 square meters has been transformed to make way for a modern facility at a cost of over $35 million, financed fully by the Government of India. The new building comprises 3 towers with a total built-up area of over 40,500 square meters, rising up to 15 floors. Designed as an integrated workplace, the new WHO Southeast Asia Regional Office building will support efficiency, collaboration, and coordinated action. It will accommodate approximately 600 professionals and include open office spaces, leadership offices, conference and meeting facilities, an auditorium, and essential support services. The project also preserves the site's cultural legacy. Original artworks by M.F. Hussain and historic Portuguese-style murals have been carefully restored and thoughtfully reintegrated into the new building. Sustainability is integral to the design, with energy-efficient systems, solar power, water management, and landscaped terraces. More than a building, the WHO CIRO headquarters will serve as a space for collaboration, strengthening regional partnerships, reinforcing Bharat's role as a trusted leader in global public health, and contributing to the vision of Viksit Bharat by 2047. May I now request the Honourable Union Minister for Health and Family Welfare, Shri J.P. Nadda, to please address the gathering. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस, हमारे भारत सरकार में आयुष के मंत्रालय के मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी, हमारे विभिन्न देशों के आए हुए आदरणीय स्वास्थ्य मंत्रीगण, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो प्रतिनिधि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के हैं वो सब, और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, देवी और सज्जनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज जो सेकेंड ग्लोबल समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन पर हो रहा है, उसके समापन समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से सबसे पहले तो उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर टेड्रोस जो अपना समय भारत में इस ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए उन्होंने यहाँ पर आने का कष्ट किया और वह पिछले 2 दिनों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और उनका बहुत ही सहयोग मिला है, इसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में रुचि दिखाकर पिछले 3 दिनों से हर विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, उनका भी भारत में स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं उनके सकल सहयोग के लिए। पिछले 3 दिनों में जो आप सब की सहभागिता रही है, जो विचारपूर्ण चर्चा हुई है और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने प्रतिबद्धता, अपना कमिटमेंट जो आपने प्रदर्शित किया है, वह सच में बहुत ही सराहनीय है। और यह समिट
एक हमको अवसर भी देता है कि इस अवसर के माध्यम से एक नई गति के साथ हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। नॉलेज शेयरिंग, एक्सपीरियंस की शेयरिंग, ये सब ने इस समिट को बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही फायदेमंद, उपयोगितापूर्ण ऐसा यह समिट हम सबको देखने को मिला है। मैं अपने मंत्रालय की ओर से एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए होलिस्टिक मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसके प्रति उनका समर्पण जब से वो प्रधानमंत्री नहीं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से उन्होंने इसको दिशा भी दी है और दृष्टि के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये इन्हीं के कारण आज हमको जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में, वह उसका रूप जो हमको देखने को मिलता है, जो स्वरूप देखने को मिलता है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच और जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आगे बढ़ाने का काम किया है, वह उस सोच का नतीजा है। हमें यह भी मालूम है कि गुजरात में जामनगर में पहला ग्लोबल समिट हुआ था और अब दूसरा ग्लोबल समिट न्यू दिल्ली में भारत में हो रहा है। ये दोनों ग्लोबल समिट इस बात के प्रमाण हैं कि भारत ट्रेडिशनल मेडिसिन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे ले जाने के लिए समर्पित है। इस बात को हम जानते हैं। हमारा ये जो वाइब्रेंट समिट, ये जो समिट का जो वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है, आपसी सहयोग के साथ, रिसर्च के साथ, इनोवेशन के साथ, ट्रेडिशनल नॉलेज को जोड़ते हुए एक पायनियरिंग स्टेप के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है और यह ग्लोबल समिट में उसके साथ हम अपने आप को जोड़ रहे हैं। मैं आप सबके साथ यह भी बताना चाहता हूं कि जहां तक भारत में मॉडर्न मेडिसिन है, उसमें भी बहुत परिवर्तन लाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के कारण उसमें हमको सफलता मिली है और हम उसमें अग्रसर हुए हैं। जो हमारी स्वास्थ्य नीति पहले हुआ करती थी, वो क्यूरेटिव हेल्थ पॉलिसी थी, यानी सारा जोर इस बात पर होता था कि बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। यानी उसका अर्थ ये बनता था कि जो खाओ, जो पियो, जैसे रहो, सिर्फ दवाई के उपचार के सहारे ही तुम अपने स्वास्थ्य की चिंता करो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में नई पॉलिसी आई, नई हेल्थ पॉलिसी, नई स्वास्थ्य नीति आई और वह स्वास्थ्य नीति होलिस्टिक स्वास्थ्य नीति बनी। होलिस्टिक स्वास्थ्य नीति में संपूर्णता में स्वास्थ्य को सोचो, प्रिवेंशन, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, जेरियाटिव और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोड़ा वो है इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इंटीग्रेशन करो, साइलोज में मत चलो और इसको करने के लिए एविडेंस बेस्ड, और इसीलिए आज हम सब ने देखा है कि एविडेंस बेस्ड रिपोजिटरी बन रही है। हर एक देशों के जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम जोड़ रहे हैं और उस शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सिर्फ कोई देश भारत ही लाभान्वित ना हो, दुनिया लाभान्वित हो, मानवता लाभान्वित हो, इस बात के लिए हम प्रयासरत हैं और वह आपके नेतृत्व में हम सब लोगों ने करने का प्रयास किया है। इसलिए और इसके अंदर जो हम एक पायनियर स्टेप ले रहे हैं, लिया है, वो है इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ जोड़ रहे हैं। यह अपने आप में बहुत तीव्र गति देगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जब जोड़ेंगे, जब हम एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की बात करते हैं, तो मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि भारत में अब हम लोगों ने मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ
आयुष को भी जोड़ा है, आयुष ब्लॉक बनाए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। हर 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयुष को स्थान दिया गया है। और सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन को हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम मॉडर्न साइंस के साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ सकें और सभी मानवता की सेवा के लिए हम सभी विधा की उपयोगिता को बढ़ा सकें। यह हम सब लोगों ने करने का प्रयास किया है। आज जब मैं यहाँ पर समिट की चर्चा कर रहा हूँ तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उनके प्रयासों से आज जो 2017 में हमने सपना देखा था, वह साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो बिल्डिंग है साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, आज वह आपके और डॉक्टर टेड्रोस के करकमलों द्वारा समर्पित हुई है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद भी देता हूं और बधाई देता हूं कि यह हम बिल्डिंग का श्री गणेश हुआ है। यह साउथ ईस्ट एशिया रीजन का हेल्थ का न्यूक्लियस बनेगा। और मुझे याद है यहाँ मैडम पूनम के क्षेत्रपाल जी बैठी हैं, उस समय चर्चा हो रही थी कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन का कहीं ऑफिस और बने। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब भारत में है तो भारत में आगे बढ़ेगा और ये नई बिल्डिंग भी भारत की सरकार बना करके देगी और वह आज हम सबको साकार होता हुआ दिख रहा है। ये जो बिल्डिंग है निश्चित रूप से यह एक स्ट्रक्चर है, लेकिन यह न्यूक्लियस है जहां आगे चल करके हम हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे और उसी तरीके से इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ हर एक देश के रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हेल्थ के चैलेंजेस रहे हैं, जिनको हम लोगों ने बखूबी पिछले सालों में एड्रेस किया है, उसको और तीव्र गति मिलेगी और इस तरीके से यह एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं यहाँ आपके साथ यह भी शेयर करना चाहता हूँ कि आज भारत ट्रकोमा फ्री सर्टिफिकेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो चुका है। मीजल्स रुबेला के चैंपियन अवार्ड भारत को मिल चुका है। ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोफीज अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल यह भी भारत ने हासिल किया है और हमारी फार्माकोपिया भी इंटरनेशनली इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज हो रही है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद भी देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सब चीज़ें आगे बढ़ी हैं। इस समिट में जो कलेक्टिवली हम लोगों ने सोचा है, मुझे स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहने के नाते इस बात का विश्वास हुआ और तजुर्बे से ये मैं समझा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत दूरगामी प्रभाव स्वास्थ्य को सोचते हुए जो हम लंबे समय से स्वास्थ्य की सेवाएं साइलोज में कर रहे थे, उसको इंटीग्रेट करने का और सबको जोड़ने का काम आपकी नीति और आपके दृष्टि और दिशा ने किया है। इसके लिए विशेष करके आपको बधाई देता हूं और आज ये समिट उसका नतीजा है। यहाँ से निकले हुए फैसले निश्चित रूप से मानवता की सेवा में आगे बढ़ेंगे और जो आपका कहना है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच एंड होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच, इसको लेकर के हम आगे चलेंगे, यह हमें सफलता देगी। एक बार पुनः इस समिट को सफलता की ओर ले जाने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। Thank you, Honourable Minister, sir. May I now respectfully invite the Honourable Prime Minister of India to kindly launch a series of significant Ayush initiatives, marking another significant step in advancing holistic and people-centered health worldwide. First, we have a new commemorative postal stamp on Ashwagandha, designed by the Department of Posts in collaboration with the Ministry of Ayush for release, which symbolizes the global importance of India's traditional medicine heritage. The 5 rupee denomination stamp is intended to highlight the global recognition and resonance of Ashwagandha as an integral part of traditional medicine systems.
Ladies and gentlemen, as traditional medicine systems gain wider global acceptance, the need for structured, evidence-based, and standardized training becomes ever more critical. The next launch addresses this very foundation, prepared by the WHO in coordination and collaboration with the Morarji Desai National Institute of Yoga and Naturopathy. This technical report on training in yoga provides a comprehensive framework for quality, safety, and consistency in yoga education. May I request the Honorable Prime Minister, sir, to please release the technical report on training in yoga by WHO. The future of a healthy world depends on inclusion, integrated vision, and collaboration. Training in Yoga Technical Report. WHO has developed this report in collaboration with Ministry of Ayush, Government of India. This document marks an important step in recognizing yoga as a safe, evidence-informed and people-centered health practice. The report brings together a global view of yoga training curricula and outlines the essential competencies needed for both basic and advanced training. साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाए, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए. Yoga is a practice which gives health assurance with zero spending for millions of people, especially in India, the birthplace of yoga. This work helps ensure that yoga services offered in communities, hospitals, and wellness settings are delivered responsibly and effectively. From knowledge systems nurtured over centuries to structured evidence-based practices embraced globally, the Ayush journey over the past decade has been one of transformation, integration, and international collaboration. Prime Minister, sir, the next launch captures this remarkable evolution. From roots to global reach, 11 years of transformation in Ayush. It chronicles how India's traditional medicine systems have strengthened institutions, expanded access, advanced research, and found a respected place in global health conversations. From roots to global reach, experience the remarkable 11 years of Ayush transformation. From its establishment as a dedicated ministry in 2000, this compendium captures the Ayush journey, honoring traditional knowledge while innovating for tomorrow. Welcome to the future of wellness. As traditional medicine systems expand in scale and reach, seamless digital integration becomes essential. The My Ayush Integrated Services Portal, or MAISP, brings together services, institutions, and stakeholders on a single national digital platform, strengthening transparency, accessibility, and coordination across the Ayush ecosystem. May I now invite the Honorable Prime Minister to launch this by pressing the remote. India is redefining healthcare delivery at a national scale. Introducing My Ayush Integrated Services Portal, MAISP, a transformative digital infrastructure uniting tradition with innovation. Under Ayush Grid Initiative, MAISP serves as the master application integrating healthcare, education, and awareness on a single platform. Advanced real-time dashboards ensure transparency and data-driven decision-making, complemented by AI-powered chatbot support. It empowers government departments, institutions, startups, and innovators to engage with the dynamic, technology-driven Ayush ecosystem, aligned with India's vision of Viksit Bharat 2047 with Ayushman Bharat Digital Health Mission, ABTM. Our final launch is of Ayush Mark, a benchmark
that addresses the need for global acceptance, trust, quality, and credibility. Establishing clear, transparent, and internationally aligned standards for the quality of Ayush products and services is very important. By reinforcing safety, authenticity, and global confidence, Ayush Mark will strengthen India's leadership in responsible traditional medicine and support its wider acceptance across health systems worldwide. May I request the Honorable Prime Minister to launch Ayush Mark by clicking the remote. भारत एक स्पेशल आयुष मार्क भी बनाने जा रहा है जिसकी एक ग्लोबल पहचान बनेगी. Introducing the Ayush Quality Mark, a national symbol of world-class quality. This mark of distinction spans the entire Ayush ecosystem, from authentic medicinal products and cultivated plants to accredited hospitals and state-of-the-art testing laboratories. What does this mark represent? Safety, purity, evidence-based practice, and international credibility. It's more than certification. It's a promise of quality that the world can trust. India's leadership in traditional medicine, recognized worldwide as a symbol of trust, quality, and wellness. India's commitment, ladies and gentlemen, to advancing traditional medicine is echoed by all countries here in the room today. Earlier today, all of the 24 international health ministers sat together to discuss how to advance innovation, investment, policy, and regulation. Their political leadership is expressed not only in words, but in smart commitments, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound pledges. This lasting legacy of the 2025 summit is announced here today. But everyone has a role to play. Academia, professional groups, NGOs, and the private sector, too, are pledging their commitment today. Today, we share nearly 60 new smart commitments from these groups to drive our work forward together.
Accountability is at the heart of our work together. We will be back in 2 years at the next Global Summit to assess our progress and see what has been achieved, and to help WHO deliver its commitments to traditional medicine. We today announce the launch of WHO's Strategic and Technical Advisory Group on Traditional Medicine. The STAG is a formal WHO advisory mechanism composed of independent experts who provide strategic, scientific, and technical advice to WHO on traditional medicine. The establishment of this group represents a significant step in implementing the WHO Global Traditional Medicine Strategy 2025-2034. Ladies and gentlemen, the Delhi Declaration represents the official outcome document of the Global Summit on Traditional Medicine, convened from the 17th to the 19th of December 2025. This landmark declaration is to advance the implementation of the new Global Traditional Medicine Strategy 2025-2034, adopted at the 78th WHA in May 2025. Formulated through extensive deliberations, consensus building, and commitments made by participating member states and stakeholders, the declaration embodies a collective vision for strengthening the role of traditional medicine in global health systems. May I now invite the Director General of the World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, to address the august gathering. Thank you. Thank you, Moderator. Your Excellency, Prime Minister Modi, Excellencies, Ministers, distinguished leaders, traditional healers, dear colleagues and friends. Namaste. I extend my deepest appreciation to the government and people of India, and in particular to Prime Minister Modi for hosting this summit and for his unwavering and continued leadership and partnership. Your Excellency, your vision of One Earth, One Health encapsulates the principles of traditional medicine. Balance between people and nature, an emphasis on prevention over cure, and health as a shared responsibility. It aligns powerfully with WHO's mission to promote health equity, sustainability, and resilience. Under your leadership, India has helped to elevate traditional medicine in the global health agenda, and it's now clearly on the global map. From the establishment of a dedicated Ministry of Ayush to the creation of the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar, India has shown that tradition and innovation, heritage and science can advance together. Through its centuries-old Ayush systems, India has shown the world that traditional wisdom and modern science are not inconsistent, but complementary. Over the past 3 days, voices from more than 100 countries have come together
scientists, practitioners, ministers, and indigenous leaders, innovators, and communities. You have come from different traditions and different systems, but with one shared purpose: to bridge ancient tradition and modern science. Together, you have shown that traditional medicine is not a relic of the past. It's not an alternative at the margins. It's a living science, a shared heritage, and an important element of universal health coverage, resilient health systems, and sustainable development. Traditional medicine can help to address many of the threats to health of our modern world. The growing burden of non-communicable diseases, inequitable access to health services, and climate change. It can help to support care that's person-centered, culturally grounded, and holistic. Through the Delhi Declaration or Commitment, countries have agreed not only on why traditional medicine matters, but on how to act. We have agreed to strengthen the evidence base, using rigorous, ethical, and pluralistic research that respects whole systems and indigenous knowledge. We have agreed to ensure safety, quality, and public trust through coherent and risk-based regulation. We have agreed to safeguard biodiversity and traditional knowledge while respecting cultural heritage, intellectual property, and equitable benefit sharing. We have agreed to harness digital technologies and innovation responsibly to improve access, research, and data generation. And we have agreed to integrate safe and effective traditional medicine into health systems, especially primary health care, where it delivers clear, evidence-informed value. These priorities are at the heart of the WHO Global Traditional Medicine Strategy 2025 to 2034, a strategy grounded in science, guided by ethics, and driven by equity and global solidarity. Today, we also mark a historic step forward with the launch of the WHO Global Traditional Medicine Library. This library is far more than a repository of knowledge. It's a platform of trust. It will protect intellectual property and community rights, support equitable access and benefit sharing, and enable evidence-informed policy, education, and innovation globally and across generations. It's a powerful response to the call issued by Prime Minister Modi for global stewardship of traditional knowledge, a call echoed across the G20, BRICS, and beyond. Excellency, Prime Minister, Excellencies, the real success of this summit will be measured not by what we agreed here in New Delhi, but by what happens next in countries and communities. That means translating commitments into national policies and regulatory frameworks. It means investing in research, education, and workforce development.
It means integrating traditional medicine responsibly and safely into health systems, and it means ensuring tangible, equitable benefits for people, especially those most underserved. And I was very encouraged to hear to all the ministers of health who have been sharing their experience during the ministerial round table, and of course the heads of delegation. And WHO stands fully committed to walking this path with you through the Global Traditional Medicine Center, technical cooperation, shared standards, and transparent accountability. But your message today was very clear at the ministerial round table. As we conclude this summit, let us live united by a shared conviction that the future of health must be integrative, inclusive, and evidence-informed. That science and tradition are not opposites, but partners. And that by restoring balance between people, communities, and the planet, we can build healthier societies for generations to come. Prime Minister Modi's leadership has helped bring this vision to the world stage. Your Excellency, thank you. Your Excellency, I look forward to your reflections and guidance as we move from commitment to action. Thank you for your leadership. Thank you for your partnership. And thank you for shaping this future together. Bahut Bahut Dhanyavad. Thank you very much. Thank you. Maybe of my script, he just came from a successful visit to my country, and I'm in his country. And I could see his trip was very intense, and I'm really surprised that he joined us here, and that shows his strong commitment. So thank you so much again. And again, my Bahut Bahut Dhanyavad, Your Excellency. Thank you very much. Thank you, Dr. Tedros. We now look to leadership that has consistently championed harmony between tradition and modernity, between health and humanity. Ladies and gentlemen, it is my honor now to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to share his thoughts with us. WHO के डायरेक्टर जनरल हमारे तुलसी भाई, डॉक्टर टेड्रोस, केंद्रीय स्वास्थ्य में मेरे साथी मंत्री जेपी नड्डा जी, आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव जी, इस आयोजन से जुड़े अन्य देशों के सभी मंत्रीगण, विभिन्न देशों के राजदूत, सभी सम्मानित प्रतिनिधि, ट्रेडिशनल मेडिसिन क्षेत्र में काम करने वाले सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज दूसरी WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का समापन दिन है। पिछले 3 दिनों में यहां पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने
गंभीर और सार्थक चर्चा की है। मुझे खुशी है कि भारत इसके लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है और इसमें WHO की भी सक्रिय भूमिका रही है। मैं इस सफल आयोजन के लिए WHO का, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का और यहां उपस्थित सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है और भारत के लिए गौरव की बात है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत के जामनगर में स्थापित हुआ है। 2022 में ट्रेडिशनल मेडिसिन की पहली समिट में विश्व ने बड़े भरोसे के साथ हमें ये दायित्व सौंपा था। हम सभी के लिए खुशी की बात है कि इस ग्लोबल सेंटर का यश और प्रभाव लोकली से लेकर के ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा है। इस समिट की सफलता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस समिट में ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न प्रैक्टिसेस का कन्फ्लुएंस हो रहा है। यहां कई नए इनिशिएटिव भी शुरू हुए हैं जो मेडिकल साइंस और होलिस्टिक हेल्थ के फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समिट में विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों के लिए बीच विस्तार से संवाद भी हुआ है। इस संवाद ने जॉइंट रिसर्च को बढ़ावा देने, नियमों को सरल बनाने और ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग के लिए नए रास्ते खोले हैं। ये सहयोग आगे चलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन को अधिक सुरक्षित, अधिक भरोसेमंद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, इस समिट में कई अहम विषयों पर सहमति बनना हमारी मजबूत साझेदारी का प्रतिबिंब है। रिसर्च को मजबूत करना, ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना, ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना जिन पर पूरी दुनिया भरोसा कर सके, ऐसे मुद्दे ट्रेडिशनल मेडिसिन को बहुत सशक्त करेंगे। यहां आयोजित एक्सपो में डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी, AI आधारित टूल्स, रिसर्च इनोवेशन और आधुनिक वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के जरिए हमें ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का एक नया कोलैबोरेशन भी देखने को मिला है। जब ये साथ आती हैं तो ग्लोबल हेल्थ को अधिक प्रभावी बनाने की क्षमता और बढ़ जाती है। इसलिए इस समिट की सफलता ग्लोबल दृष्टि से बहुत ही अहम है। साथियों, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। भारत के प्रयासों और 175 से ज्यादा देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को योग दिवस घोषित किया गया था। बीते वर्षों में हमने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते देखा है।
मैं योग के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर व्यक्ति की सराहना करता हूं। आज ऐसे कुछ चुनिंदा महानुभावों को पीएम पुरस्कार दिया गया है। प्रतिष्ठित जूरी सदस्यों ने एक गहन चयन प्रक्रिया के माध्यम से इन पुरस्कार विजेताओं का चयन किया है। ये सभी विजेता योग के प्रति समर्पण, अनुशासन और आजीवन प्रतिबद्धता के प्रतीक है। उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। मैं सभी सम्मानित विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि इस समिट के आउटकम को स्थायी रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी के रूप में एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े वैज्ञानिक डेटा और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह सुरक्षित करेगा। इससे उपयोगी जानकारी हर देश तक समान रूप से पहुंचने का रास्ता आसान होगा। इस लाइब्रेरी की घोषणा भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान पहली WHO ग्लोबल समिट में की गई थी। आज ये संकल्प साकार हो गया है। साथियों, यहां अलग अलग देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने ग्लोबल पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक साझेदार के रूप में आपने स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। इस संवाद से जो दिल्ली डिक्लेरेशन इसका रास्ता बना है, वो आने वाले वर्षों के लिए एक साझा रोडमैप की तरह काम करेगा। मैं इस जॉइंट एफर्ट के लिए विभिन्न देशों के माननीय मंत्रियों की सराहना करता हूं। उनके सहयोग के लिए मैं आभार जताता हूं। साथियों, आज दिल्ली में WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफिस का उद्घाटन भी किया गया है। ये भारत की तरफ से एक विनम्र उपहार है। ये एक ऐसा ग्लोबल हब है जहां से रिसर्च, रेगुलेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, भारत दुनिया भर में पार्टनरशिप ऑफ हीलिंग पर भी जोर दे रहा है। मैं आपके साथ दो महत्वपूर्ण सहयोग साझा करना चाहता हूं। पहला, हम बिम्स्टेक देशों यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में हमारे पड़ोसी देशों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं। दूसरा, हमने जापान के साथ एक कोलैबोरेशन शुरू किया है। ये विज्ञान, पारंपरिक पद्धतियां और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। साथियों, इस बार इस समिट की थीम है रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। रिस्टोरिंग बैलेंस, ये होलिस्टिक हेल्थ का फाउंडेशन थॉट रहा है। आप सब एक्सपर्ट अच्छी तरह जानते हैं, आयुर्वेद में बैलेंस अर्थात संतुलन को स्वास्थ्य का पर्याय कहा गया है। जिसके शरीर में ये बैलेंस बना रहता है, वही स्वस्थ है, वही हेल्दी है। आजकल हम देख रहे हैं डायबिटीज, हार्ट अटैक, डिप्रेशन से लेकर कैंसर तक
अधिकांश बीमारियों के बैकग्राउंड में लाइफस्टाइल और इम्बैलेंसेस एक प्रमुख कारण नजर आ रहा है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस, डाइट इम्बैलेंस, स्लीप इम्बैलेंस, गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस, कैलोरी इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस, आज कितनी ही ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस इन्हीं इम्बैलेंसेस से पैदा हो रहे हैं। स्टडीज भी यही प्रूव कर रही है, डेटा भी यही बता रहा है कि आप सब हेल्थ एक्सपर्ट्स कहीं बेहतर इन बातों को समझते हैं। लेकिन मैं इस बात पर जरूर जोर दूंगा कि रिस्टोरिंग बैलेंस आज ये केवल एक ग्लोबल कॉज ही नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल अर्जेंसी भी है। इसे एड्रेस करने के लिए हमें और तेज गति से कदम उठाने होंगे। साथियों, 21वीं सदी के इस कालखंड में जीवन के संतुलन को बनाए रखने की चुनौती और भी बड़ी होने वाली है। टेक्नोलॉजी के नए युग की दस्तक एआई और रोबोटिक्स के रूप में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बदलाव आने वाले वर्षों में जिंदगी जीने के हमारे तरीके अभूतपूर्व तरीके से बदलने वाले हैं। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना होगा, जीवन शैली में अचानक से आ रहे इतने बड़े बदलाव शारीरिक श्रम के बिना संसाधनों और सुविधाओं की सहूलियत, इससे ह्यूमन बॉडीज के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा होने जा रही हैं। इसलिए ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में हमें केवल वर्तमान की जरूरत पर ही नहीं फोकस नहीं करना है, हमारी साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले फ्यूचर को लेकर के भी है। साथियों, जब पारंपरिक चिकित्सा की बात होती है तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आता है। ये सवाल सुरक्षा और प्रमाण से जुड़ा है। भारत आज इस दिशा में भी लगातार काम कर रहा है। यहां इस समिट में आप सभी ने अश्वगंधा का उदाहरण देखा है। सदियों से इसका उपयोग हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में होता रहा है। कोविड-19 के दौरान इसकी ग्लोबल डिमांड तेजी से बढ़ी और कई देशों में इसका उपयोग होने लगा। भारत अपनी रिसर्च और एविडेंस बेस्ड वैलिडेशन के माध्यम से अश्वगंधा को प्रामाणिक रूप से आगे बढ़ा रहा है। इस समिट के दौरान भी अश्वगंधा पर एक विशेष ग्लोबल डिस्कशन का आयोजन किया गया। इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने इसकी सुरक्षा, गुणवत्ता और उपयोग पर गहराई से चर्चा की। भारत ऐसी टाइम टेस्टेड हब्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ का हिस्सा बनाने के लिए पूरी तरह कमिटेड होकर काम कर रहा है। साथियों, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर एक धारणा थी कि इसकी भूमिका केवल वेलनेस या जीवन शैली तक सीमित है, लेकिन आज ये धारणा तेजी से बदल रही है। क्रिटिकल सिचुएशन में भी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रभावी भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आयुष मंत्रालय और WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ने नई पहल की है। दोनों ने भारत में इंटीग्रेटिव कैंसर केयर को मजबूत करने के लिए एक जॉइंट एफर्ट्स किया है। इसके तहत पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक कैंसर उपचार के साथ जोड़ने का प्रयास होगा। इस पहल से एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन तैयार करने में भी मदद मिलेगी। भारत में कई अहम संस्थान स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही गंभीर विषयों पर क्लिनिकल स्टडीज कर रहे हैं। इनमें एनीमिया,
आर्थराइटिस और डायबिटीज जैसे विषय भी शामिल है। भारत में कई सारे स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में आगे आए हैं। प्राचीन परंपरा के साथ युवा शक्ति जुड़ रही है। इन सभी प्रयासों से ट्रेडिशनल मेडिसिन एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ती दिख रही है। साथियों, आज पारंपरिक चिकित्सा एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। दुनिया की बड़ी आबादी लंबे समय से इसका सहयोग लेती आई है, लेकिन फिर भी पारंपरिक चिकित्सा को वो स्थान नहीं मिल पाया था जितना उसमें सामर्थ्य है। इसलिए हमें विज्ञान के माध्यम से भरोसा जीतना होगा। हमें उसकी पहुंच को और व्यापक बनाना होगा। ये जिम्मेदारी किसी एक देश की नहीं है, ये हम सबका साझा दायित्व है। पिछले 3 दिनों में इस समिट में जो सहभागिता, जो संवाद और जो प्रतिबद्धता देखने को मिली है, उससे ये विश्वास गहरा हुआ है कि दुनिया इस दिशा में एक साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आइए हम संकल्प लें कि पारंपरिक चिकित्सा को विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Prime Minister, sir, for your guidance and steadfast commitment to wellness, prevention and inclusion of health. Your words today, sir, will continue to shape global conversations and collective action in traditional medicine. Ladies and gentlemen, thank you for being with us for the second WHO Global Summit on Traditional Medicines. Kindly remember